So today I'm going to discuss what is the alternating current. What is alternating current? तो यदि आपने alternating current को समझना है ना, तो पहले आपको समझना पड़ेगा डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो क्या होता है डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट होता है कि जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, यदि डीसी करंट 2 एम्पियर है और टाइम के साथ वो करंट चेंज ना हो, बिल्कुल कांस्टेंट हो, मतलब अभी भी 2 एम्पियर है, आधे घंटे बाद भी 2 एम्पियर है, 5 घंटे बाद भी 2 एम्पियर है, तो यदि करंट 2 एम्पियर ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आ रही। हाँ, ये वायर है और डीसी करंट इसमें से जा रहा है, तो वो 2 एम्पियर है और टाइम के साथ भी उसमें चेंज नहीं आ रही है और डायरेक्शन भी उसकी यही है, मतलब वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन भी नहीं बदल रही। तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो कांस्टेंट करंट होता है, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो उसको हम कहते हैं डीसी करंट। अब एसी क्या होता है? जो लगातार चेंज होता है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी बदले कंटिन्यूसली और डायरेक्शन भी बदलती जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड लगातार बदले टाइम के साथ। जैसे डीसी करंट ये है ना, सॉरी, जैसे एसी करंट ये है, तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, मैक्सिमम हो गया, डिक्रीज़ हो रहा है, जीरो हो गया, फिर नेगेटिव में इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे बदलता जा रहा है और एक ख़ास टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे ही इस वायर में ऐसे करंट जा रहा था, पर कुछ टाइम बाद ऐसे नहीं जा रहा, फिर करंट ऐसे जाना शुरू हो जाता है, फिर ऐसे जाना शुरू हो जाता है, बट एक ख़ास टाइम के बाद। उसे कहते हैं, मतलब उसका पीरियड डिफाइन करेगा, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेगी कि करंट की डायरेक्शन किस हिसाब से चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन भी एसी करंट की चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी लगातार चेंज होता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं। तो डायरेक्शन चेंज होती है पीरियोडिकली और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है। तो करंट को ना, एसी करंट को किस तरह लिखते हैं? मैं एसी करंट को साइन से लिख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये एसी करंट की इक्वेशन है। आप कहोगे कि कैसे, आपको कैसे पता चला, ऐसे क्यों लिख दिया? तो मैं अभी बताऊँगा। यहाँ ना थीटा है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगल अपॉन टाइम। तो थीटा क्या होगा? ओमेगा इंटू टी। बस थीटा की ये वैल्यू यहाँ लगा दो, तो ये बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या आई नॉट साइन थीटा या आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक ही बात है। और ये दोनों किसके हैं? एसी करंट की इक्वेशंस हैं। आई क्या है? ये इंस्टेंट करंट है, एक इंस्टेंट पे, क्योंकि एक खास इंस्टेंट टी पे। तो ये टी बदलेगा तो ये बदल जाएगा, मतलब ये टी बिल्कुल एक खास इंस्टेंट पे है, अगले इंस्टेंट पे आई की वैल्यू अलग होगी, तो इसे कहते हैं आई को इंस्टेंटेनियस करंट। तो साइन थीटा क्यों लिया गया मैं अभी बताता हूँ। तो मैं देखो, मैं थीटा ले रहा हूँ, अलग अलग वैल्यूज़, उसमें साइन थीटा कैलकुलेट करूँगा, आई कैलकुलेट करूँगा। तो पहले मैं जीरो ले लेता हूँ। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। देखो, 0 डिग्री पे साइन जीरो जीरो होता है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगी। फिर पाई/2 ले लेता हूँ मैं। साइन 90 कितना होता है? 1, तो साइन यहाँ 1 आएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नॉट। तो ऐसे मैं पूरी वैल्यूज़ ले लेता हूँ। तो ऐसी पाई पे, ऐसी 3π/2 पे वैल्यूज़, तो ऐसी फिर 2π पे वैल्यूज़। अब मैं इन सभी वैल्यू से ग्राफ बनाऊँगा।
तो ये आई की वैल्यूज़ हैं। तो मैं एक्स एक्सेस पे थीटा ले रहा हूँ या ओमेगा टी ले रहा हूँ, तो ये थीटा की वैल्यूज़ हैं। इक्वल मैंने इंटरवल लिए। वाई एक्सेस पे क्या लिया मैंने, करंट आई। तो मैक्सिमम करंट आई नोट है और नेगेटिव में माइनस आई नोट है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँगा। पॉइंट मैंने किस हिसाब से लिए, देखो पहले 0 पे 0 है तो पहला पॉइंट ये आ जाएगा। फिर π/2 पे कितना है, π/2 पे आई नोट था, तो आई नोट, ये आई नोट है ना, तो ये π/2 है, तो मैंने यहाँ मार्क कर लिया। ऐसे पॉइंट्स मैं यहाँ से देख के ले रहा हूँ, इसको, इस वैल्यू को, फिर इस वैल्यू से पॉइंट लूँगा, फिर इस वैल्यू से मैंने पॉइंट लेने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट लेके मैं इनको मिला देता हूँ, तो ये ग्राफ बन गया। ये साइन का ग्राफ है, तो साइन ही एसी करंट को रिप्रेजेंट करता है। ये शो हो गया। एसी भी यही होता है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो एसी करंट को लिखना हो तो आप साइन की इक्वेशन यूज़ करोगे। हाँ, आप कॉस भी यूज़ कर सकते हो, कॉस भी यूज़ करना कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही देखो कॉस का ग्राफ कैसे होगा, तो थीटा अलग अलग ले लो, कॉस की वैल्यूज़ देखो क्या होती हैं, तो आई कैलकुलेट करो सब वैल्यूज़ पे, सारी वैल्यूज़ पे, और उसके बाद क्या करोगे, आप एक ग्राफ बनाओगे। तो ये देखो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे ही इस तरफ। तो ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसमें एक फ़र्क रहेगा साइन से, साइन के ग्राफ से। ये 0 पे मैक्सिमम है, मतलब ये शुरू ग्राफ ही यहाँ से होता है। साइन शुरू कहाँ होता था, 0 से। ये शुरू स्टार्ट ही मैक्सिमम से हो रहा है। तो मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, फिर 0 हो जाता है। तो आगे तो आप ग्राफ बना ही सकते हो, तो आपको अच्छी तरह से पता है कैसे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस के ग्राफ, ये भी पीरियोडिक है। मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ से यहाँ ऐसे जो चीज़ वेरी हो रही है, साइन में भी वैसे ही था। साइन में बस ये चीज़ डिफरेंट है। उसके बाद ये वाली चीज़ वही है जो जैसे कॉस में है। ये देखो, ये वाला, ये सारा पोर्शन वही नहीं है जो कॉस में है भाई। इतना पोर्शन ये वाला डिफरेंट है ना, स्टार्ट वाला। तब भी कहते हैं कि साइन और कॉस में फ़र्क क्या होता है, सिर्फ फेज़ का। फेज़ मतलब कुछ शक्ल का स्टार्ट में डिफरेंट होता है, बट अदरवाइज नेचर एक ही है, साइन की भी और कॉस की भी। ठीक है, स्टार्ट में फेज सिर्फ थोड़ा फ़र्क होता है। तो इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट को कॉस से भी लिख सकते हो, साइन से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो कृपया यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक काम मेरा छोटा सा काम कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, देखो मैं इंटरेस्टेड हूँ मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू एसी की क्या होगी। देखो जो एसी की एवरेज वैल्यू है या मीन वैल्यू है, उसका मायना ये होता है कि जैसे ना ये एसी करंट है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड टी, और आधा टाइम कितना होगा, T/2। तो T/2 में करंट लगातार चेंज हो रहा है। ओके, तो इस हाफ की एवरेज वैल्यू करंट की कितनी होगी। तो एवरेज फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये सारा करंट इकट्ठा करूँगा, बोले यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल करंट इकट्ठा करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टोटल करंट इकट्ठा करके उसको डिवाइड करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है। तो इकट्ठा करने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक इकट्ठा करोगे, 0 से T/2। तो स्मॉल आई क्या है, ये इंस्टेंट करंट है किसी इंस्टेंट पे। ठीक है, तो आई मतलब dt टाइम में बड़ा स्मॉल टाइम होता है dt, लाइक अप्रोचिंग टू 0। तो इतने टाइम में, स्मॉल टाइम में करंट की वैल्यू क्या है, ये। इंटीग्रेशन मैंने क्यों की, सारा करंट इकट्ठा करना था इसलिए। इंटीग्रेशन मीन सम अप, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक।
सारा करंट इकट्ठा करके मैं T/2 से कर दूंगा डिवाइड, तो वो क्या हो जाएगा, बस मीन वैल्यू, वेरी सिंपल। तो देखो तो हाफ साइकिल की भी मीन वैल्यू होती है, फुल साइकिल की भी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग टू द फर्स्ट हाफ। तो सारा करंट इकट्ठा कर लिया डिवाइडेड बाय T/2। अब देखो एक बात और है कि ये करंट है ना, ये इंस्टेंट करंट है। तो करंट को ऐसे लिखते हैं, इस करंट की वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा, तो आई की वैल्यू भर दो, ओके। और डिवाइड किससे करना है, T/2 से, वो क्या हो जाएगा 2/T। तो ये हमारा इंटीग्रेशन, आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो याद रखना, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है विद इन द लिमिट्स। ओमेगा कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन भी बाहर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन को भी बाहर ले गया मैं, ओमेगे को भी बाहर ले गया। तो लिमिट जो थी वो कहाँ किस में आनी थी, स्मॉल टी में। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, इसलिए। तो ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, स्मॉल टी की जगह पे क्या आएगा, T/2, ठीक है। फिर माइनस कॉस ओमेगा, स्मॉल टी की जगह क्या आएगा, 0। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू लगा दी। क्या थी वो, ओमेगा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होता है 2π/T। ओमेगा मैंने कहाँ लगाया, कहाँ लगाया, ये यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ था ना, और ओमेगा मैंने यहाँ भी लगाया, बस। तो cos 0 आपको पता है कितना होता है, यहाँ पे cos 0 था ना, cos 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ से t से t कट गए, 2 से 2 कट गए। यहाँ cos पाई है, cos पाई कितना होता है, -1। यहाँ से t और t कट गए, और 2 और 2 कट गए, तो बाकी बचा क्या, -I/T, I नॉट अपॉन कैपिटल T। cos पाई -1। तो क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 2I0/π, मतलब मीन वैल्यू। मतलब ये जो है ना आपका ये वाला हाफ, इसमें मीन करंट कितना होगा, क्योंकि करंट लगातार चेंज हो रहा था, पहले बढ़ रहा था फिर कम हो रहा था, तो फिर मैंने मीन ले लिया ना, एवरेज। एवरेज वैल्यू आ रही 2I0/π। अब 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसको आप सॉल्व कर लो। तो 2/π क्या होता है, 2/π होता है 0.637, बस मीन वैल्यू आ गई। तो अब हमें नेगेटिव हाफ की मीन वैल्यू चाहिए। देखो नेगेटिव हाफ में सिर्फ ये फ़र्क है कि आपको ना इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करंट इकट्ठा करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस। बाकी सब कुछ वैसी है। टाइम देखो, आप कहोगे कि आपने टाइम से डिवाइड किया, तो ये टाइम भी T/2 ही टाइम है, तो T/2 से ही डिवाइड होगा। तो इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करके पता क्या बना था मीन वैल्यू, नेगेटिव हाफ की क्या आई थी, नेगेटिव हाफ की इतनी ही आएगी, सिर्फ वो नेगेटिव साइन में आंसर आएगा, बस। अब हम फुल साइकिल आ जाते हैं। देखो फुल साइकिल में पॉजिटिव हाफ की ये मीन वैल्यू है, नेगेटिव हाफ में भी यही है, पर माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मीन वैल्यू क्या होगी, दिस प्लस दिस, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। मतलब मीन वैल्यू टोटल साइकिल की 0 है। आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक सारा करंट इकट्ठा करना होगा। ये पॉजिटिव करंट आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो सारा करंट इकट्ठा कर लो।
आपको सिर्फ इकट्ठा करना है इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि फुल साइकिल है ना, तो आंसर कितना आएगा 0। तो मीन वैल्यू AC की नहीं होगी, 0 होगी। इसे यही कारण है कि यदि आपको यहाँ पे ना AC करंट आ रहा है और AC करंट आपको पढ़ना चाहते हो और आपने लगा दिया एमीटर, और वो एमीटर कौन सा लगा दिया, DC एमीटर, DC वाला 0 रीडिंग देगा। क्यों? क्योंकि मीन वैल्यू AC की 0 है, तो वो तो मीन वैल्यू ही पड़ेगा ना DC एमीटर। तो DC एमीटर से आप AC की मीन वैल्यू नहीं पढ़, AC को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि AC की मीन वैल्यू कितनी आ रही, 0। तो DC एमीटर काम नहीं करता AC पे, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये था, तो आप याद रखिएगा मीन वैल्यू AC की पॉजिटिव हाफ की क्या होगी 0.637 I0, नेगेटिव हाफ की क्या होगी -0.637 I0, टोटल कितनी होगी 0।